हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है फादर टू सन, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। I know nothing of him, so try to build up a new relationship from how he was when small, yet I have killed. The poem describes the difficulties that can arise in a parent-child relationship. Basically ये poem उस difficulty को explain करने का कोशिश करता है जब कभी एक पेरेंट और उसके बच्चे के रिलेशनशिप के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जहां पर डिस्पाइट लिविंग टुगेदर फॉर इयर्स द फादर फील्स दैट ही डजंट ट्रूली अंडरस्टैंड इट चाइल्ड। मतलब ये काफी आयरोनिकल सिचुएशन है कि कई सालों तक एक ही घर में एक ही साथ रहने के बावजूद फादर कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को नहीं समझता, अभी भी मैं उसको नहीं जानता। He struggles to connect with him, and that's why the line so try to build up a relationship from how he was when small suggests that the father is trying to connect with his child by looking back to their shared past. वो जो आप देखेंगे लास्ट लाइन लिखा हुआ ही वॉज वेल स्मॉल, मीन्स वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी पीछे मेमोरी में जाता हूँ और अपनी उस बच्चे की मेमोरीज के बारे में सोचता हूँ, उसको याद करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वो मेरे साथ उस वक्त खुश रहता था, कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ खेलते थे, बात करते थे, और आज वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो he perhaps hoping to find some common ground for shared experiences. वो पुराने दिनों में वापस लौटना चाहते हैं ताकि उनको कुछ कॉमन ग्राउंड मिले, कुछ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस मिले, जिनको फिर से वो यूज करके शायद उनका रिलेशनशिप फिर से वैसा ही बन जाए अपने बेटे के साथ। ही इज थिंकिंग लाइक दैट। However, the line "Yet I have killed" suggests that the father may have unintentionally caused harm or damage to their relationship. ये लाइन में ऑथर कहना चाहते हैं कि फादर को लगता है, उनको शायद ऐसा एहसास हो रहा है कि जानबूझकर नहीं, अनजाने में हो सकता है मैंने ही इस रिलेशनशिप को खराब किया हो। Yet I have killed. Perhaps by not fully understanding or supporting his child's growth and development. शायद वो ठीक से नहीं समझ पाए उनके बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी था उस वक्त, उनके बच्चे का अंडरस्टैंडिंग के बारे में वो कुछ नहीं समझ पाए। शायद इस वजह से शायद उनका रिलेशनशिप आज खराब हो गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पे। द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air, that this child is built to my design, yet what he loves I cannot share. यहाँ डिजाइन का मतलब है मेरे विजन और मेरे डिजायर के अकॉर्डिंग। चलिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसका। द लाइन्स द सीड आई स्पेंट एंड द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस लाइन सजेस्ट दैट द फादर मे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी इनटू हिज चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग। मतलब ये लाइन कहना चाहता है कि हो सकता है कि पापा ने बहुत सारा समय, अपना एनर्जी, अपना पैसा लगाया हो अपने बच्चे के पालन पोषण पर, बट अल्टीमेटली हिज चाइल्ड हैज ग्रोन इनटू समवन हु इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हिम। लेकिन उसका बच्चा आज बड़ा होकर जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं है। उन लाइन था ही वॉज बिल्ड अकॉर्डिंग टू माई डिजाइन, लेकिन आज वो बच्चा उनके अकॉर्डिंग नहीं है। He has with his own values, interest and sense of identity. आज उसके पास अपना उसका वैल्यू है, उसका आइडेंटिटी, उसका इंटरेस्ट है। मतलब फादर के थॉट से बिल्कुल उसका थॉट मेल नहीं खाता। बेसिकली द पोएट हाईलाइट्स हियर जनरेशन गैप। The metaphor of the land is used to represent the child's life and experiences. आपसे क्वेश्चन आ सकता है लैंड किसको रिफर किया गया, एक मेटाफर है, इसका मतलब है चाइल्ड का लाइफ और एक्सपीरियंसेस के बारे में। On which the father has no real ownership और कंट्रोल। और फादर को लगता है ये जो लैंड कभी मेरा हुआ करता था, आज उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। The lines "we speak like strangers, there is no sign of understanding in the air" highlight the communication breakdown between father and child. ये लाइन दिखाता है कि देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर, मतलब दोनों में काफी कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन का बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया है।
Despite living together, they may not have a deep emotional connection and are struggling to truly understand each other. मतलब एक घर में रहने के बावजूद उनके बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है और दे आर स्ट्रगलिंग, वो लोग काफी प्रयास कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं एक दूसरे को समझने का कि क्यों हो रहा है ऐसा आखिर। और ये लाइंस, ये स्टैंजा का सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने लाइन वाइज एक्सप्लेन किया यहाँ पर। द लाइंस, दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट व्हाट ही लव्स आई कैनॉट शेयर, सजेस्ट दैट द फादर मे हैव ट्राइड टू मोल्ड हिज चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओन विजन। तब जैसा पापा ने सोचा था अपने बेटे का शेपिंग वैसा किया, करने की कोशिश किया उन्होंने, उसको बनाने की कोशिश की उन्होंने अपने अकॉर्डिंग। बट अल्टीमेटली द चाइल्ड हैज डेवलप्ड हिज ओन यूनिक इंटरेस्ट एंड पैशंस दैट द फादर कैन नॉट रिलेट टू। लेकिन आज उसका अपना पैशंस, अपना इंटरेस्ट है जिससे फादर के इंटरेस्ट का और पैशंस का कोई मेल नहीं है। मीन्स दोनों के थॉट्स मैच नहीं करते। चलते हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पे। साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल एक टर्म है जो बाइबल से लिया गया है, इसको एल्यूजन बोलते हैं। बेसिकली प्रोडिगल एक लड़का था जो बहुत ही पैसे खर्च करता था और फिर पैसे लेके भाग जाता है, बर्बाद कर देता है, फिर जब खत्म हो जाता है तो काफी पछता कर वापस घर चलाता है। देखेंगे ऑथर ने इस टर्म को क्यों यूज किया है। रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस द होम ही न्यू rather than see him make and move his world, I would forgive him too, shaping from sorrow a new love। यहाँ प्रोडिगल का मतलब वन हु वेस्टेज मनी है। इसका एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ऑथर कहते हैं पहला लाइन, साइलेंस सराउंड्स अस, दिस सजेस्ट अ ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन द फादर एंड हिज चाइल्ड, दे डोंट टॉक टू ईच अदर। मतलब साइलेंट जो है, सन्नाटा जो उन दोनों को घेरे हुए है, मतलब दिखाता है कि उनके कम्युनिकेशन उनका जो है खात्मा हो चुका है, मतलब दोनों शायद ही एक दूसरे से बात करते हैं। पापा चाहते हैं, ही वॉन्ट्स हिज सन्स टू बी प्रोडिगल, काश मेरा बेटा प्रोडिगल ही बन जाए। प्रोडिगल जैसे कि मैंने बताया कि एक पेरेबल है इन द बाइबल में, एक छोटी सी कहानी ली गई है बाइबल से, जिसमें एक सन है हु लीव्स होम एंड वेस्टेज ऑल हिज मनी एंड रिटर्न्स टू हिज फादर। ही डजंट वांट हिज चाइल्ड टू चूज हिज ओन पाथ एंड एस्टैब्लिश हिज ओन आइडेंटिटी। पापा भी चाहते हैं कि ये भी वैसा ही बन जाए, कम से कम मेरे पैसे लेके भी चला जाए, खर्च कर दे, लेकिन एक दिन वापस तो लौट आए घर। वो चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कुछ अलग रास्ता चूज करे, मैं नहीं चाहता कि वो एक अपना आइडेंटिटी अलग स्टैब्लिश करे। ही वुड प्रीफर सीइंग हिम होम, वो चाहते हैं कि काश ये घर लौट आए। घर लौट आए मतलब उनका रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। However, the line I would forgive him too, shaping from a sorrow new love, suggests that the father is willing to forgive his child। लेकिन ये लाइन दिखाता है कि पापा चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को माफ करने को तैयार हूं। For any mistakes he may have made and is hopeful for renewed relationship। और इसको लेकर वो आशावान है, ऑप्टिमिस्टिक है कि हम लोग का शायद रिलेशनशिप फिर से रिन्यू हो जाएगा एक दिन। He is ultimately willing to work through any misunderstandings in order to build a new and healthier relationship with his child। वो चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं उन सबको दूर करने की कोशिश करूंगा और उनको दूर करने के लिए मैं तैयार हूं। अगर इससे हमारा रिलेशनशिप हेल्दी और बनता है, फिर से रिन्यू हो जाता है, तो मैं सारा मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने को भी तैयार हूं। अगला स्टैंजा है, फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। He speaks, I cannot understand myself, why anger grows from grief। We each put out an empty hand, longing for something to forgive। यहाँ put out का मतलब make an effort है और longing का मतलब wishing, willing, कुछ चाहना, इच्छा करना। This stanza begins with an idea that both father and his son are bound to live on the same planet। ऑथर कहना चाहते हैं कि फादर एंड सन को दोनों तो इसी प्लैनेट पे रहना है और सेम लैंड पे ही रहना है। और पहली बार इस स्टैंजा में वो जो बेटा है वो बोलता है, सन बोलता है, he says I cannot understand myself। He feels sad about the distance between them। ऐसा लगता है, ऐसा बोलकर कि उन दोनों के बीच में जो दूरियां पैदा हो गई हैं उसको लेकर वो भी काफी दुखी है। He feels himself being at a point where he doesn't understand himself। वो सोचता है कि मैं आज इस पॉइंट पर आ गया हूं, इस मोड़ पर आ गया हूं जहां पर मैं शायद अपने पापा को नहीं समझ पा रहा हूं। His anger arises out of his sorrow। और इस दुख के कारण उसके मन में गुस्सा भी उत्पन्न होता है। Suggesting that the son may be struggling with the conflicting emotions of anger and grief। इससे शायद पता चलता है कि उसका बेटा भी जो है
वो एक कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस के साथ झेल रहा अपने गुजर रहा है, जैसे कि एंगर का भी, ग्रीफ का भी, इन इमोशंस के साथ वो जीने का कोशिश कर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस का मतलब टू डिफरेंट और अपोजिट सिचुएशंस आपके सामने आ जाते हैं, कैसे झेलें उसको, उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्टिंग, ये करूं या वो करूं। एंड ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टू हिज फादर, और इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं अपने पापा को अपनी फीलिंग को कैसे शेयर करूं। इट इज क्वाइट क्लियर दैट ऑन बोथ साइड्स लाइज द सेम फ्रस्ट्रेशन अबाउट द गैप इन देयर रिलेशनशिप। इस लाइन से इतना तो पता चल ही जाता है कि दोनों तरफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो सेम है, दोनों लोग परेशान हैं कि हम दोनों के रिलेशनशिप में इतना बड़ा गैप कैसे आ गया है। और ये लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट किया, अभी आप देखेंगे नीचे, द लाइन वी each put out an empty hand suggests that both the father and son are making an effort to reach out to each other and connect। मतलब दोनों कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे तक अपनी पहुंच बनाएं और कनेक्ट करने का प्रयास करें, जुड़ने का प्रयास करें। बट दैट देयर अटेम्प्ट्स आर मेड विद एम्प्टी नेट्स, लेकिन इनकी सारी कोशिशें जो होती है बेकार चली जाती है, एम्प्टी, खाली रह जाती है। आई थिंक दिस इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। They both want to forgive each other and yet they cannot find a solution to the problem। दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ कर दें, भूल जाएं पुरानी बातों को, लेकिन उनको सोल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा। आखिर हाउ टू स्टार्ट, कैसे शुरू करें। अब चलिए जल्दी से हम लोग 1 मिनट 2 मिनट में फिगर ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज इज कॉल्ड मेटाफर। द फादर्स एक्सेप्टेंस दैट ही हैज किल्ड द सीड he spent or shown it where the land is his and none of mine। ये लाइंस में आपका मेटाफर यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि दिस लाइन में बताया गया कि प्लांटिंग एंड ग्रोइंग टू डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद हिज सन। मतलब ऑथर ने यहां पर बताया कि फादर जो है प्लांटिंग एंड ग्रोइंग को बेसिकली अपने रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया है, मतलब यूज किया है। वो कहना चाहते हैं दिस मेटाफर सजेस्ट दैट द फादर हैज हैड अ रोल इन शेपिंग हिज सन। मतलब बेटा आज जिस तरह बना है, जैसा भी बना है, उसको शेप करने में पापा का रोल है। बट दैट द सन इज नाउ ग्रोइंग इन हिज ओन डायरेक्शन आउटसाइड ऑफ द फादर्स कंट्रोल। लेकिन बेटा जो है दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, पापा के कंट्रोल से बाहर। सो किल द सीड, तो यहां पर ही स्पेंट और सोन इट वेयर, ये लाइन मेटाफर यूज किया गया है। अब चलते हैं हम लोग इमेजरी। इट इज समथिंग व्हेन वी पिक्चराइज समथिंग इन आवर माइंड। जब हम लोग कुछ माइंड में अपना पिक्चराइज करते हैं किसी चीज को सोचकर, उसको हम लोग इमेजरी बोलते हैं। जैसे कि साइलेंट सराउंड सेट्स, तो ऐसा लगता है हमारे मन में एक इमेज बैठता है कि दोनों चुपचाप अकेले हों, बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सोच रहा है क्या होगा, कैसे होगा बात, कैसे हम लोग का रिलेशनशिप अच्छा होगा। सो ये लाइन हमारा जो है इमेजरी है। उसी तरह एक और लाइन यूज किया गया, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड। ऐसा लग रहा है कि दोनों कोशिश करते हैं, एफर्ट लगाते हैं रिलेशनशिप को बेटर करने की, बट देयर डिजायर फॉर कनेक्शन इज अनफुलफिल्ड। आयरनी देखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सर्कमस्टेंसेज एंड एक्सपेक्टेशन। मतलब कि आपका एक्सपेक्टेशन जो कुछ है और जो सर्कमस्टेंसेज, हालात जो दिख रहे हैं, वो अगर बिल्कुल अलग हो जाते हो, अपोजिट हो जाते हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं आयरनी। जैसे कि पहला ही लाइन आयरनी है कि फादर सेज, आपको ले चलता हूं ऊपर फर्स्ट लाइन में, फादर सेज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। मतलब बताइए, ये कह रहा है कि दोनों हम लोग एक साथ रहते हैं और कई सालों से रहते आए हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझते। तो इससे बड़ा आयरनी और क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ी आयरनी है। सो यहां पर फादर डिजायर फॉर हिज सन टू रिटर्न टू द सेफ्टी और द फादर्स हाउस रादर देन मेक हिज ओन वे इन द वर्ल्ड इज आयरॉनिक गिवन दैट द फादर हिमसेल्फ एक्नॉलेजेस। मतलब पापा खुद ही एक्सेप्ट करते हैं दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज सन एंड ही हैज पोटेंशियली स्टाइफल्ड हिज ग्रोथ। और शायद पापा ने ही कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसकी ग्रोथ को शायद स्टाइफल कर दिया, मतलब ब्लॉक कर दिया है, चोक कर दिया है। फिर भी कहते हैं कि काश मेरा बेटा वापस आ जाता। फिर वही कहते हैं मैं इसको नहीं जानता। सो ये सिचुएशन आयरॉनिकल है। एल्यूजन, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टेकन फ्रॉम अदर लिटरेरी वर्क्स इज कॉल्ड एल्यूजन। जैसे कि मैंने बताया कि बाइबल से एक लिया गया है टर्म प्रोडिगल, तो किसी दूसरे जगह से लिया गया एक फेमस टर्म को अगर हम यूज करते हैं अपने वर्क में, लिटरेरी वर्क में, तो उसको हम लोग एल्यूजन बोलते हैं। सो हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू, इस लाइन में एल्यूजन यूज किया गया है।
Consonants, the use of consonant sound normally in the beginning of or the middle, sorry, the use of consonant sound normally in the middle or at the end of the word is called consonants. जैसे कि आप देखेंगे I do not understand this child में मैंने do को और अंडरस्टैंड में डी और डी को और चाइल्ड में डी को मैंने हाईलाइट किया है, तो इसे कॉन्सोनेंस कहते हैं। कॉन्सोनेंस में कभी कभी फर्स्ट लेटर यानी बिगनिंग वाला लेटर भी यूज हो सकता है और मिडिल भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। सो कॉन्सोनेंस एक ब्रॉडर सेंस में कहीं भी लिखे गए टर्म्स को यूज कर सकता है कॉन्सोनेंट साउंड को। और एलिट्रेशन जानते हैं, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे साइलेंस राउंड एट शेपिंग फ्रॉम सॉरो, ये साइलेंस में एस और शेपिंग में एस रिपीट हुआ है, सो ये एलिट्रेशन है। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर भी नीचे मैंने डाल दिया है, आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक को पोस्ट कर दिया है। वीडियो में देखेंगे नीचे मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक करेंगे, वहां डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एमएस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।